स्टूडेंट, मैं अंजन तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नैनी में स्वागत करता हूं। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं? द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। अब बेटा, यहाँ पे बात करने से पहले मुझे एक अवध ओझा सर की एक कहावत याद आ रही है। अवध ओझा सर ने एक बात कही थी कि हारता वो नहीं है जो खेलता है, हारता वो है जो खेलता ही नहीं। यानी बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कुछ होना नहीं है। यानी प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथ फॉर सक्सेस। तो बेटा, आपको यहाँ पे कहने का मतलब ही हमारा ये है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके बारे में जान सकेंगे। अब बेटा, यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई क्या होता है भाई? हमारा एक स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन होता है। क्या होता है? सेंस ऑर्गन होता है जो हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। यानी ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्प टू सी एनी ऑब्जेक्ट। अब बेटा, यहाँ पे दूसरी बात क्या आपको समझनी होती है कि ह्यूमन आई इज लोकेटेड इन स्कल, इन आई सॉकेट। यानी ह्यूमन आई जो होता है वो हमारे कहाँ होता है? स्कल में होता है, खोपड़ी में होता है, फेस रीजन में होता है। और ये कहाँ पोजीशन होता है? आई सॉकेट में। कहाँ पोजीशन होता है इसका? आई सॉकेट। और बेटा, नेक्स्ट इसके पॉइंट में आपने क्या समझना है कि डायमीटर, आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है बेटा? 2 to 3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ बेटा आपको क्या समझना होता है? पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के पार्ट्स यानी ह्यूमन आई के क्या क्या भाग होते हैं। पहला पार्ट जो हमारा है वो क्या है? कॉर्निया। पहला पार्ट क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है बेटा? ये आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि क्या करता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या कराता है? प्रोवाइड कराता है। अब बेटा, जो कार्निया होता है जनरली इसके अगर कलर की हम बात करें तो इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लैक, ब्राउन, समटाइम ब्लू और ग्रीन। अब बच्चा कभी कभी ये क्या होता है? ग्रेज भी होता है। ये बात क्लियर रहेगी। सेकेंड वन पॉइंट क्या है? लेंस। अब बेटा, लेंस क्या होता है? लेंस बना किससे होता है? तो आपको याद रखना है, ह्यूमन लेंस जो बना होता है वो किसका बना होता है? फाइबर का बना होता है। इसीलिए क्या होता है? ह्यूमन लेंस इज फाइब्रस इन नेचर विच इज जेली लाइक मटेरियल। यानी ये जो लेंस होता है ये कैसा अपीयर होता है? जेली लाइक। और ये क्या करता है बेटा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेटिना। यानी ये रेटिना पर इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। रेटिना में क्या करता है बेटा? इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा, आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होता है कि जो ह्यूमन आई है ये, अगर इसका नेचर पूछा जाए तो ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब जनरली ये कौन सा कॉन्वेक्स लेंस होता है? बाई कॉनकेव। क्या होता है बेटा? बाई कॉनकेव। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा, ये कर अगर बाई कॉनकेव या सॉरी बाई कॉन्वेक्स, अब बाई कॉन्वेक्स लेंस किस नेचर के होते हैं? कन्वर्जिंग। अगर बाई कॉनकेव की बात करेंगे तो वो किस नेचर के होते हैं? डाइवर्जिंग। ये बात क्लियर रहेगी। नेक्स्ट वन हमें क्या बात करना होता है? आइरिस। आइरिस क्या होता है बच्चा? आइरिस डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है जो क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? साइज ऑफ प्यूपिल। अब बच्चा, जो प्यूपिल होता है हमारे आंख के बीच में जो हॉलो स्पेस होता है या होल होता है जिस लेंस को जो किसको कवर नहीं किया रहता, कौन नहीं कवर किया रहता है? जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, लेंस मेम्ब्रेन, वो अगर कवर नहीं किए हैं तो यहाँ पर ये क्या करता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और आइरिस क्या करता है? बीच में हॉलो स्पेस बनाता है, होल बनाता है, और ये होल क्या कहलाता है? प्यूपिल।
अब कहने का मतलब है जैसे ये हमारा आई लेंस हो गया, अब इसको यहाँ से यहाँ तक आइरिस ने ढका और यहाँ से यहाँ तक इसने, अब बीच में ये जो होल बच रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल। और इसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है बेटा, आइरिस करता है। कैसे करता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये प्यूपिल की साइज को क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे बेटा आप धूप में जाओ, धूप सनलाइट डायरेक्ट आपके आँख में पड़े तो आप क्या करते हो, अपनी आँखें को बहुत छोटी कर लेते हो या बंद कर लेते हो, लेकिन आप जैसे ही अंधेरे में जाते हो वैसे ही आप अपनी आंखों को बड़ी कर लेते हो। तो ये आपको समझना है कि जो आइरिस होता है ये किसको क्या कार्य करता है, तो ये प्यूपिल के साइज को क्या करता है, बैलेंस करता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब प्यूपिल क्या होता है, विंडो होता है आई का, यानी यही होता है प्यूपिल जहां से लाइट पास होती है, और लाइट पास होकर कहां पहुंचती है, रेटिना पर। कहां पहुंचती है, रेटिना पर। अब बेटा जो रेटिना होता है ये क्या होता है, बहुत ही लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है। अब जो रेटिना होते हैं बेटा, रेटिना के हम 3 लेयर की बात करते हैं। ये जो लेयर होती है ये क्या होती है, ऑप्टिक लेयर, ये क्या होती है, वैस्कुलर लेयर, और ये क्या होती है, सॉलिड लेयर। कहने का मतलब है ये जो लेयर है यहां से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। जो वैस्कुलर लेयर होती है इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। और जो ये सॉलिड लेयर है ये क्या करता है, जो रेटिन आई है उसके शेप को बनाने का काम करता है। ये बात क्लियर। अब जो रेटिना होता है बेटा, इन यानी कहने का मतलब कौन सा, ऑप्टिक रीजन, यहाँ पर 2 स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, एक रॉड कहलाती है, दूसरा क्या कहलाती है, कोन। अब बेटा आपको याद क्या रखना है, जो रॉड सेल होती हैं ये लाइट के प्रेजेंस में मोस्ट एक्टिव होती हैं, जबकि जो कोन होते हैं ये किसके प्रेजेंस में होते हैं, डार्क के प्रेजेंस में या लाइट के एब्सेंस में। यानी लाइट के प्रेजेंस में हमारे आंख की कौन सी सेल एक्टिवेटेड होगी, वो कौन होगी, वो हमारी रॉड सेल होगी। लेकिन बेटा जब लाइट के एब्सेंस की बात करेंगे तो कौन सी सेल होगी, तो वो कौन सी होगी, कोन सेल होगी। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे हम बात नेक्स्ट पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है बेटा, कि फार पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या कोई भी पर्सन है वो मैक्सिमम जो दूरी देख सके, यानी द मैक्सिमम रेंज ऑफ सी, द मैक्सिमम रेंज ऑफ सीन दैट इज नोन एज फार पॉइंट। यानी अगर आप हो बेटा, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस और कहां तक देख पा रहे हो, इन्फिनिटी तक, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फार पॉइंट कहेंगे। ये बात क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट में है बेटा वो क्या है हमारा, नियर पॉइंट और लिस्ट पॉइंट या लिस्ट डिस्टेंस। अब बेटा एक नॉर्मल पर्सन के लिए आप याद रख लेना, कभी भी मत भूलना, एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो लिस्ट डिस्टेंस होता है, नियर पॉइंट होता है, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ये मिनिमम कहां तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कहां तक देख सकता है, इन्फिनिटी, यानी चाहे जहां तक दिखाते रहो भाई देखता रहेगा। अब बेटा आप यहीं धरती पे रहते हो, धरती से आसमान को देखते हो, आसमान में क्या देखते हो, सूर्य देखते हो, सन देखते हो, मून देखते हो, स्टार्स देखते हो, सूर्य देखते हो, चांद देखते हो, तारे देखते हो, तो यहां से वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये दिखाई जो पड़ रहा है इतनी दूर, तो ये यहां से हमने क्या मान लिया कि जो ह्यूमन का फार पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी। अगर बेटा आप यही काम अपने बुक को आप अपने आंख के एकदम पास ला के रख दो तो आपको वो चीजें दिखाई ही नहीं पड़ती, या दिखाई पड़ती तो इतना ब्लर होता है बेटा कि आपको समझ नहीं आता। यानी जब किसी भी चीज का विजन हो और वो हमें समझ में आए तभी वो हमारा क्या होता है, लाइट विजन रेंज। और लाइट विजन रेंज में बेटा मिनिमम कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनिटी। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट में क्या है बेटा, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि बेटा अगर हमारा जो आई लेंस है
वो लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने रेंज को, अपने फोकल लेंथ को रेटिना पर एडजस्ट कर ले। यानी लाइट की वजह से हमारा जो आई लेंस है वो फोकस को किस पर एडजस्ट कर ले, रेटिना पर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। अब बेटा ये एकोमोडेशन में फोकल लेंथ में हेल्प कौन करता है, सिलियरी मसल। कौन हेल्प करते हैं, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या करते हैं भाई, लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो प्यूपिल है इसके नेचर को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, यानी एक्सटेंड कर देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फोकल लेंथ होता है वो किस पर आके सेंट्रलाइज हो जाता है, रेटिना पर। अब यहाँ बेटा आप देख सकते हो सिलियरी मसल के दो वर्क कंडीशन बताया गया कि अगर सिलियरी मसल रिलैक्स कंडीशन में है तो लेंस कैसा होगा, थिन होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में है तो लेंस कैसा होगा, थिक होगा। अगर लेंस थिन होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे बेटा आप एक नॉर्मल ह्यूमन आई को आप देख सकते हो। यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हो कि भाई कॉर्निया, प्यूपिल, सिलियरी मसल, आइरिस, आई लेंस। अब बेटा यहाँ पर एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। अब यहाँ पे आप समझिएगा एक्वस ह्यूमर कहाँ पे होता है बेटा, इन बिटवीन कार्निया एंड लेंस। और विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है बेटा, इन बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। यानी रेटिना और आई लेंस के बीच का जो रेंज होता है उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। और जो कार्निया और आई लेंस के बीच भरा होता है उसे क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। अब बेटा यहाँ पर दो पॉइंट आपको याद रखने होते हैं, दो स्पॉट याद रखने होते हैं। एक होता है येलो स्पॉट, दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट कब एक्टिवेटेड होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप जानते हो कि बेटा सनलाइट आप देखते हो तो येलोइश लाइट, येलोइश कलर आपको अपीयर होता है। तो अगर येलोइश कलर की बात हो रही है, येलो स्पॉट की बात हो रही है, तो वो किसके प्रेजेंस की बात करेगा, लाइट के प्रेजेंस की बात करेगा। लेकिन जब ब्लाइंड की बात करते हैं तो ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। अंधा कब होते हो भाई, अंधकार में। अंधकार यानी डार्क कंडीशन। यानी अगर हमारे आई में जो डार्क कंडीशन है, अगर उसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन है वो जहां पे होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे बेटा आपको कुछ डिजीजेस समझनी है, जैसे मायोपिया। मायोपिया को क्या कहते हैं, नियर साइटनेस। अब नियर साइटनेस क्या होता है बेटा, नियर साइटनेस में क्या होता है कि जो इमेज होता है वो क्या हो सकता है कि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली विजिट होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। कहने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट इमेज is clearly visible at the nearest place, but at the longest place, at the largest place, it cannot be clearly visible. अब बेटा यहाँ पे दूसरी चीज क्या होगा कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यानी जो रेटिना पे इमेज बनना चाहिए वो कहाँ बनने लगता है, रेटिना के आगे। अगर बेटा रेटिना के आगे बनने लगता है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मायोपिया। अब बेटा इसका काज क्या हो सकता है, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। यानी जो आई लेंस है अगर इसका कर्वेचर बढ़ जाए। दूसरा इलांगेशन ऑफ आई बॉल, या आई बॉल का जो कंडीशन है वो इलांग कर जाए, यानी जो आई बॉल की साइज है वो बढ़ जाए उससे, या तो जो आई लेंस है इसका कर्वेचर बढ़ जाए। तो इसी से कौन सी कंडीशन काज हो जाती है, मायोपिया। अब इसको बेटा आप ठीक कैसे करते हो, तो आपको याद रखना है यूज ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। यानी हम जो मायोपिया हुआ है इसको ठीक करने के लिए जो पावर होती है, लेंस पावर, उसके अकॉर्डिंग कॉन्केव लेंस को हम यूज करके या कॉन्केव लेंस के चश्मे द्वारा, स्पेक्टिकल्स द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इसके आप इमेज फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि पैरेलल रेज आई, और यहाँ पे ये क्या है बेटा, रेटिना। ये क्या है, रेटिना। अब जो इमेज बन रहा है रेटिना के आगे बनने लगा,
अगर बेटा रेटिना के आगे इमेज बनने लगा तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया। अब यहाँ पे देखो बेटा दूसरे कंडीशन में क्या दिखाया जा रहा है कि इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना। ये कहा जा रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो रेटिना के कहां बन रहा है, आगे, रेटिना पर नहीं। एंड सेकेंड वन में कहा जा रहा है कि जैसे ही हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस, तो यहां से ये कि जो इमेज बनना चाहिए वो कहां बनने लगता है, रेटिना पर। ये बात क्लियर। तब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसे कहां बना दिया जाता है, कॉन्केव लेंस की वजह से कहां बना दिया जाता है, एट अ फार पॉइंट दैट इज इन्फिनिटी। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा जो नेक्स्ट आपको समझना है वो क्या है, हाइपर माइट्रोपिया, या जिसे बोलते हो बच्चा फार साइटनेस। फार साइटनेस में क्या होता है बच्चा कि लोग दूर के ऑब्जेक्ट, यानी person can be seen far object clearly but cannot be seen nearby object clearly, यानी दूर की चीजें उन्हें स्पष्ट दिखाई पड़ जाती है लेकिन बेटा जो पास की चीजें होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब बेटा हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग क्या समझ सकते हैं, द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, यानी जो आई का नियर पॉइंट होता है वो कहां चला जाता है, दूर भाग जाता है। दूसरी बात, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, यानी जो इमेज होता है वो रेटिना के कहां बनने लगता है, पीछे। यानी अगर आप ऐसे समझ लो ये रेटिना है, अगर रेटिना पे इमेज यहां बनने लगा, आगे बनने लगा तो ये मायोपिया, पीछे बनने लगा तो हाइपरमेट्रोपिया, अगर इस पर ही बनने लगा तो ये क्या है, नॉर्मल। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहां पे कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, पहला जो है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, यानी आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, या दूसरी कंडीशन क्या होती है, आई बॉल्स बिकम टू स्मॉल, यानी आई बॉल जो होती है वो क्या हो जाए, बहुत छोटी हो जाए। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा इसे आप करेक्ट कैसे कर सकते हो, इसमें करेक्शन कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर आपको ध्यान होगा मैंने अभी जस्ट बताया मायोपिया के लिए कॉन्केव लेंस, और जब हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है हाइपरमेट्रोपिया में, इमेज कहाँ बनने लगता है, पीछे। अगर बेटा पीछे बन रहा है तो उसे कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से हम लोग कहाँ पे बनाने लगते हैं, रेटिना पर। और जैसे ही रेटिना पर बनने लगता है तो हमें क्या होता है, उसका क्लियर इमेज फॉर्म होने लगता है। अब बेटा नेक्स्ट वन क्या है, प्रेसबायोपिया, और इसी को बोलते हैं बच्चा ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है कि इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर एकोमोडेशन ऑफ आई। कहने का मतलब क्या है कि जब ये जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं यानी बूढ़े लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि एकोमोडेशन पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पास की चीजों को स्पष्ट नहीं देख पाते। अब तब इनमें क्या होता है, द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली रिसीडेस एंड बिकम्स मच मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। कहा यह जा रहा है तब इनमें क्या होता है कि जो नियर बाई पॉइंट होता है, नियरेस्ट पॉइंट होता है, वो क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। अब बेटा कॉजेज में क्या होता है, ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल। पहला कॉज क्या होता है, जो सिलियरी मसल है इसमें लगातार क्या आना, वीकनेस आना, कमजोरी आना। दूसरा क्या होता है, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाना, कम हो जाना। अब बेटा यहाँ पे करेक्शन आप कैसे करते हो, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। अब बेटा हाइपरमेट्रोपिया में तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, तो यहाँ भी सेम कंडीशन। समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी क्या होता है बच्चा कि कुछ लोगों में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक साथ दिखाई पड़ता है। अगर बेटा ऐसी कंडीशन होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मायोपिया। ये आपको ध्यान देना है, क्या बोलते हैं,
जीरो मायोपिया। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट वन इसमें क्या है, सच पीपल रिक्वायर बाइफोकल लेंस फॉर करेक्शन। तो बेटा ऐसे पर्सन जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो वो लोग, उन लोगों में क्या यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंस। क्या यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंस। यानी जो चश्मा यूज किया जाता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का गोला चश्मा होता है, नीचे आपने देखा होगा ब्लर कंडीशन होता है, या कुछ लोगों ने ऐसे चश्मा लगवाया होगा, ऊपर कुछ और कंडीशन होता है, नीचे कुछ और। अगर आपने इन दो कंडीशन का चश्मा देखा होगा, तो ये कंडीशन आपने ज्यादातर किसमें देखा होगा, ओल्ड एज पर्सन्स में, यानी बूढ़ों में। अब बेटा बूढ़े में क्या होता है कि इसके लिए, इस कंडीशन को दूर करने के लिए दोनों कंडीशन के लेंस का यूज किया जाता है। यानी अगर जेरो मायोपिया है, जिनमें बोथ कंडीशन है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उनमें बोथ टाइप के हम लोग क्या यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं। अब बेटा यहां पे क्या है, एडवांटेज ऑफ द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस। आई का एडवांटेज क्या है, जो कि कहां प्रेजेंट है बेटा, फ्रंट ऑफ द फेस में। तो पहला रीजन क्या है, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये क्या देता है, लंबी रेंज देता है, देखने का लंबी रेंज देता है, वाइडर फील्ड, यानी बहुत ज्यादा दूरी तक देख सकता है। सेकेंड वन क्या है, इट इनहेंसेस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी ये आसानी से, ये क्षमता बना देता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से समझ सकते हो। नंबर थर्ड क्या करता है, इट प्रोवाइड 3 डायमेंशनल व्यू। ये क्या करता है, 3 डायमेंशनल व्यू प्रोवाइड कराता है, यानी इसमें 3 डायमेंशनल व्यू होता है। यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आप उसके हाइट, लेंथ, ब्रेथ, तीनों कंडीशन को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं बेटा, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया में बेटा क्या यूज करोगे, कॉन्वेक्स, मायोपिया में कॉनकेव। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई लेंस लूजेज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन ड्यू टू ओल्ड एज। तो बेटा ये क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन ही होता है, लेकिन ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया के लिए जो फार पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है बेटा, नियरेस्ट कंडीशन पे आ जाता है। फोर्थ वन में क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। तो बेटा इसका क्या होता है, जीरो मायोपिया। अब ऐसे ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। व्हाट इज प्रेसबायोपिया, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। राइट टू कॉजेज ऑफ इट्स डिफेक्ट, नेम द टाइप ऑफ लेंस। अब बेटा यहां पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट बेटा यहां पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आप एक एक क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। अब यहाँ पे आप प्रिज्म समझिए। प्रिज्म क्या होता है बेटा, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिडल पीस होता है ग्लास का, जिसके पास क्या होता है, 2 ट्राइंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। यानी 2 इसके पास क्या होता है, ट्राइंगुलर बेस होता है, और 3 क्या होता है, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होता है। अब बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो किसे कहते हो, द एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस। यानी 2 लेटरल सरफेस को जोड़ने पर जो एंगल मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पूछा जा रहा है, ये आपको याद रखना है बेटा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिखाया जा रहा है कि भाई इंसिडेंट रे है, ये ग्लास स्लैब में पड़ा, प्रिज्म पे पड़ा, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट हो गया, और जैसे ही डाइवर्ट हुआ तो ये जहां से निकल रहा है उसी को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। अब बेटा अगर नॉर्मल कंडीशन से जो इंसिडेंट रे हो रहा है, जहां इमर्ज हो रहा है, इनके बीच में जितना एंगल फाउंड होगा, इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। अब बेटा यहां पे साफ साफ लिखा है एंगल ऑफ डेविएशन में कि इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। यानी जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे, यानी जो रे आ रही है
और जो निकल रही है, जैसे ये रे आई यहाँ से निकल गई तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। अब जनरली हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, ये जरूर याद रख लेना, डेल्टा एम। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एम से। अब यहाँ पे बेटा एक चीज आपको याद रखना है कि प्रिज्म क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है। तो यहाँ से अगर हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है। और वो स्पेक्ट्रम किसको रिप्रेजेंट करता है, विबग्योर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, विबग्योर। अब बेटा यहाँ पे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रिज्म किस कलर लाइट को सबसे ज्यादा डेविएशन शो कराता है तो वो कौन होता है, वायलेट। और सबसे कम किसको शो ऑफ कराता है, रेड। ये बात क्लियर रखना। अब यहाँ पे देखो बेटा साफ साफ लिखा है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। कहा यह जा रहा है कि अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया जाता है तो वो अपने 7 कलर में क्या करता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी जो व्हाइट लाइट अपने 7 कलर में डिस्पर्ज हुआ, इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्रोनिम, एक्रोनिम क्या होता है बच्चा, जो अल्फाबेटिक सीक्वेंस होता है कलर सीक्वेंस स्पेक्ट्रम का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहते हैं। और बेटा ये 7 कलर जो लाइट है उसमें क्या होता है, विबग्योर। विबग्योर में वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, ब्लू का मतलब बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे बेटा एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि रेड इज द लीस्ट डेविएटेड कलर एंड इट हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ। यानी जिसके पास लीस्ट डेविएशन है उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। और जिसके पास ज्यादा डेविएशन है उसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, बहुत कम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो बेटा अभी मैंने इतनी बातें बताई कि जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं उसमें क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, वो 7 कलर में डिस्पर्ज हो जाता है। अगर हम दो प्रिज्म को एक साथ लगा दे तो बेटा व्हाइट लाइट ही किसमें क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, when light enters obliquely from a denser medium to a rarer medium and the angle of incidence exceeded critical angle, the light reflects in the denser medium, this is called internal reflection। अगर denser medium से rarer medium में कोई लाइट जाता है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर भागने लगता है। अगर बेटा वो नॉर्मल से दूर भागने की बजाय क्या कर ले कि नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप बेटा देख सकते हो कि ये लाइट आई और ऐसे चली गई, ये नॉर्मल है, इसके साथ इसके बीच में जो एंगल बना वो कितना का बन गया, 90 डिग्री का। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल। अब बेटा यहाँ पे कुछ कंडीशन नेसेसरी होते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो पहला कंडीशन क्या है कि लाइट शुड इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम। यानी ये ध्यान रखना होता है कि जो लाइट इमर्ज हो रही है, जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रेज, वो कहां से आनी चाहिए, डेंसर से, कहां किस मीडियम में आनी चाहिए, रेयर मीडियम में। सेकेंड वन में क्या ध्यान देना होगा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एक्सीड क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो खुद ही एक्सीड कर जाता है किससे, क्रिटिकल एंगल से। द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो जाता है किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में। नेक्स्ट में क्या है बेटा, आपको क्या यहां ध्यान देना है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस
फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। यानी नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे बेटा। रेनबो क्या होता है, इट इज नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शॉवर। यानी जब बरसात होती है, आपने बरसात के बाद देखा होगा कि जैसे बरसात होती है अर्थ सरफेस पे क्या होता है, वाटर की लेयर फॉर्म हो जाती है। वाटर लेयर फॉर्म होने के बाद जैसे ही सनलाइट इमर्ज होता है वैसे ही वो क्या करता है, सनलाइट को 7 कलर में डिस्पर्स कर देता है, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। यानी रेनबो कहाँ बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, किसके, सन के। अब बेटा यहाँ पे कौन कौन से फिनोमेना यूज किए जाते हैं, तो 3 फिनोमेना यूज होते हैं। पहला डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप देख सकते हो बेटा जैसे ही सनलाइट आया तो ये क्या करता है, हम आसमान में टोटल रिफ्लेक्शन शो कराता है, जो कि हमें क्या कैसा दिखाई पड़ता है, रेनबो के फॉर्म में। अब बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी जो डिफरेंट टाइप के लेयर है एटमॉस्फेयर में वो क्या करा दें, रिफ्रैक्शन शो करा दें, उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। यानी किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट या आग के सामने अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो क्या करता है, फ्लिकरिंग करता है, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेकंड क्या है बेटा, stars near the horizon appear slightly higher than their actual position। यानी आप देखते हो कि जो स्टार्स हैं अगर होरिजन लेयर के आसपास आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो बहुत पास में है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उनका जो एक्चुअल पोजीशन है उसके साथ होरिजन लेयर में क्या होने लगता है, डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन होने लगता है। थर्ड वन, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आपने देखा होगा कि जब सूर्य निकलता है, सन राइज होता है तो क्या होता है, जो रेड कलर डिस्पर्जन होता है, और सनसेट के समय रेड कलर डिस्पर्जन होता है। ये क्या होता है कि इसमें कैसे समझ में आता है कि जब सनलाइट पड़ती है या स्टार्ट होता है हमारे अर्थ पे सनराइज कंडीशन, तो ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट होती है तो वो कौन सी होती है, रेड, वो सबसे ज्यादा डिस्पर्स होती है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क। ऐसे ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब क्या है बेटा, तारों का टिमटिमाना। अब आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं तो ये किसकी वजह से होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये बात क्लियर रहेगी। द एयर एबव हॉट सरफेस बिकम हॉट एंड राइजेस। यानी एयर कहां प्रेजेंट रहे बेटा, हॉट सरफेस पर। हॉट सरफेस के आसपास तो वो क्या होता है, हॉट हो जाता है। यानी गर्म सतह पर अगर एयर पड़ती है तो वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब गैस गर्म होती है तो वो कहां जाती है बेटा, एटमॉस्फेयर की ओर जाती है। द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय कूल एयर। यानी स्पेस जो है हमारा वो किससे भरा हुआ है, कूल एयर से, ठंडी हवाओं से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन दैट ऑफ कूल एयर। यानी हॉट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा वो कूल एयर से क्या होता है, कम होता है। सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कांस्टेंट। इसीलिए बेटा ये माना जाता है कि फिजिकल कंडीशन किसी भी मीडियम के लिए क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम है ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। इट रिजल्ट्स इन फ्लक्चुएशन इन अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये चेंज होता रहता है जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब बेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि स्टार्स व्हेन सीन नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। अब आप देख सकते हो कि एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है। अब यहां से जब ये होरिजन पोजीशन पे होता है तो ये कहां समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर। अगर ऐसा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से।
अब यहाँ पे एडवांस सनराइज के बारे में बताया जा रहा है। जैसे सनराइज होता है तो सनराइज के समय में क्या होता है कि जो सन होता है वो कहाँ होता है, सरफेस से नीचे होता है। तो ये कहाँ समझ में आता है हमें, अर्थ सरफेस के ऊपर। ऐसे ही सनसेट टाइम में भी, ये बात क्लियर रहेगा। अब बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब क्या है, तारों का टिमटिमाना। जब तारे टिमटिमाते हैं तो बेटा उनका ऐसा लगता है कि उनकी लाइट क्या हो रही है, जल रही है, बुझ रही है। तो ये किसके फ्लक्चुएशन किसकी वजह से होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है इसकी वजह से। जो एयर होता है इसके मॉलिक्यूल जब जो उसकी स्टार्स रेज हैं उसके बीच में आती हैं तो वो क्या कर देती है, रिफ्रैक्शन कॉज करा देती है। और जैसे ही रिफ्रैक्शन कॉज कराती है तो वो हमें कैसे समझ में आते हैं, फ्लक्चुएटेड समझ में आते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आप स्कैटरिंग इफेक्ट समझ सकते हैं। तो स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइड पार्टिकल्स। यानी जब लाइट पार्टिकल क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए, और कोलाइड करने के बाद वो क्या कर जाए, दूसरे पाथ में डाइवर्ज हो जाए। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये लाइट आई यहाँ से ऐसे ऐसे बेंड हो गई तो ये क्या कर गई, स्कैटर हो गई। तो ऐसे कहने का मतलब है कि अगर लाइट क्या कर जाए, डिस्पर्स कर जाए, फैल जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग किस पर क्या होता है, स्कैटरिंग वेवलेंथ पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको इसका क्या याद रखना है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग होगा, और जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम स्कैटरिंग होगा। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइड इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब बेटा टिंडल इफेक्ट के लिए आपने देखा होगा, एक एग्जांपल आपको दिखाया जाता है कि टॉर्च का। टॉर्च की लाइट जब हम किसी भी लिक्विड में पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाता है। और लाइट स्कैटर्ड होता है तो इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करने लगते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये जिगजैग मूवमेंट से क्या याद रखना है, ब्राउनियन मोशन। यानी किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल मूव करते हैं उसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। और जो लाइट स्कैटर्ड होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। अब बेटा इसके कुछ एग्जांपल में क्या दिया है कि पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट इंटर्स अ डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू अ स्लिट और वेंटिलेटर। आपने देखा होगा बेटा कि बंद कमरा है, उसमें से कोई होल है, उससे लाइट पास हो रही है। तो जब लाइट पास होती है तो वहां से जो लाइट आपके रूम में आती है तो आप उसमें देखते हो कि जैसे डस्ट के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये किसका इफेक्ट बताता है, टिंडल इफेक्ट। ये बात क्लियर। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। यह जो स्कैटर लाइट है इसका जो कलर है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, यानी जो स्कैटरिंग पार्टिकल है इसकी साइज पर। इफ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल की साइज क्या है, बहुत छोटी है, तो बेटा इनका जो कलर होगा वो जनरली क्या होगा, ब्लू कलर। मीडियम साइज के होंगे तो क्या होगा, रेड कलर। अगर बहुत ज्यादा लार्जर साइज के हैं तो क्या होगा, व्हाइट कलर। अब बेटा यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स टू दैट ऑफ ब्लू लाइट। कहने का मतलब ये है कि बेटा जो वेवलेंथ होता है रेड लाइट का वो ब्लू लाइट से कितना होता है, 1.8 टाइम्स। अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि व्हाई डेंजर साइंस आर मेड अप इन रेड कलर। बेटा डेंजर साइन आपने देखा होगा कि सड़क में गड्ढे हो जाते हैं तो वहां लगा दिए जाते हैं, या आपने रोड सिग्नल्स में, ट्रेन सिग्नल्स में देखा होगा कि जो सिग्नल बनाए जाते हैं उसमें 3 कलर यूज किया जाता है, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो लेकिन बेटा रेड किसके लिए यूज किया जाता है, डेंजर साइन के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जो रेड होता है इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है, सीन रेंज, वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है। तो यानी यहां से आपको क्या याद रखना है कि रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर, इट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मोक।
and can be seen in the same color over a long distance। कहा यह जा रहा है कि जो रेड कलर है वो बहुत कम स्कैटर्ड होता है और बहुत ज्यादा दूर तक दिखाई पड़ता है, इसीलिए क्या होता है कि जो डेंजर साइन होता है वो किसका बनाया जाता है, रेड कलर का। Why the color of sky appears blue on a clear day? ऐसा क्यों होता है कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू होता है? तो बेटा आपको याद रखना होता है कि द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी जो एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपरी लेयर है वो क्या किस कलर को किस साइज के पार्टिकल को कंटेन किया हुआ है, फाइन पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल। और बेटा अभी मैंने आपको बताया कि अगर बहुत छोटे पार्टिकल हैं तो वो किस कलर को शो कराते हैं, ब्लू। अगर मीडियम साइज के हैं तो रेड, अगर लार्ज साइज के हैं तो व्हाइट। तो यहाँ पे बेटा जब फाइन पार्टिकल है तो ये किस कलर को अपीयर कराते हैं, ब्लू। अब यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझ में आएंगे कि व्हाइट क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, क्लाउड क्यों व्हाइट अपीयर होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप जरूर इसे याद रखिएगा। पहला क्या है कि विच ऑफ द टू इज स्कैटर्ड मोस्ट इजली, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ और लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। आप ये बताओ कि इसमें से कौन ज्यादा जल्दी डिस्पर्स होगा, स्कैटर्ड होगा। व्हाट इज द नियर एंड फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। अब नियर पॉइंट तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट क्या बताया, इन्फिनिटी। स्टेट टू इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। अब 2 इफेक्ट आपको बताना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, तो बेटा इसमें आपको मैंने क्या क्या बता दिया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो, सनसेट एंड सनराइज। ये बात क्लियर रहेगी। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। अब बेटा टिंडल इफेक्ट में मैंने क्या बता दिया कि लाइट जो डिस्पर्स होती है किसी भी मीडियम में और किसी भी पार्टिकल साइज की वजह से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। विच लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, रेड और ब्लू। तो बेटा आपको मैंने बता दिया कि जो वेवलेंथ होता है रेड की ज्यादा होती है, ब्लू की कम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्जन का मतलब आप क्या समझते हैं। अब नेक्स्ट वन क्या है, अ लाइट रेज पास फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्रिज्म, आर दे रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर लाइट को एयर से हम ग्लास प्रिज्म में पास कराते हैं तो वो रिफ्रैक्ट होंगे, नॉर्मल से पास में होंगे या नॉर्मल से दूर। अब ऐसे ही बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स एट नाइट। Describe the formation of rainbow in the sky with the help of diagram. Why the sun appear red while sunset and sunrise explain. Why do stars seem higher than they actually are. Illustrate your answer with the help of diagram. और बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाट कॉजेस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Draw a neat and level diagram of the experimental setup for observing the scattering of light in a colloidal solution of sulfur to show how the sky appears blue and the sun appears red at sunrise and sunset। ये बात क्लियर। तो बेटा आज के वीडियो में मैंने किसके बारे में बात किया, ह्यूमन आई के डिजीजेज, ह्यूमन आई के पार्ट्स, ह्यूमन आई के कंडीशन, साथ ही साथ मैंने बात किया प्रिज्म और क्या बात किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब यहाँ पे बेटा मैंने कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन भी आपको बताए। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो बेटा अब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इन सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा आपसे एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।